काल स्वयं मुझसे डरा है, मैं काल से नहीं। काले पानी का कालकूट पीकर काल से कराल स्तंभों को झकझोर कर मैं बार बार लौट आया हूँ और फिर भी मैं जीवित हूँ, हारी मृत्यु है मैं नहीं। ये कविता भारत के सबसे कंट्रोवर्शियल फ्रीडम फाइटर विनायक दामोदर सावरकर की है, जो कि उन्होंने अपने काले पानी की सज़ा के दौरान अंडमान निकोबार की जेल की दीवारों पर लिखी थी। और ये तो बस एक कविता है, ऐसी हजारों कविताएं उन्होंने जेल की दीवारों पर नुकीले पत्थरों और कोयलों से लिखी थी। सावरकर एक कवि, लेखक, साहित्यकार, राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ हिंदुत्व के जनक भी थे। आप उनकी महानता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको उनकी जयंती पर कुछ इस प्रकार परिभाषित किया था। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सावरकर माने तितीक्षा। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी। पर इन सब के बावजूद भी आज भारत की आधी जनसंख्या उन्हें देशभक्त मानती है, तो आधी जनसंख्या उन्हें इसलिए गद्दार मानती है क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के जुल्म के आगे अपने घुटने टेक दिए थे और अपना कारावास खत्म करने के लिए उनको माफीनामा भी लिखा था। पर क्या सच में वीर सावरकर एक गद्दार थे? क्या उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से हार मानकर उनकी गुलामी करने का फैसला कर लिया था? और अगर ऐसा है तो फिर लोग उन्हें वीर सावरकर क्यों बुलाते थे? उन्होंने असल में ब्रिटिश सरकार को अपना माफीनामा क्यों दिया था और क्यों हिंदुत्व के जनक माने जाने के बावजूद उन्होंने खुद को एक नास्तिक बताया था? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि क्यों उन्हें स्वतंत्रता संग्राम का सबसे कंट्रोवर्शियल फिगर माना जाता है। सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के दामोदर सावरकर और राधाबाई सावरकर के घर में हुआ था। वो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे थे और साथ ही उन्हें राजनीति और लिखने का काफी शौक था। अब क्योंकि उनके पिताजी काफी धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे, इसीलिए बचपन से ही उन्होंने सावरकर को भगवत गीता और रामायण का पाठ कराना शुरू करा दिया था, जो कि आगे चलकर उनके हिंदुत्व आइडियोलॉजी की नींव भी बनी। वैसे धर्म के साथ साथ सावरकर को अपने देश से भी काफी प्रेम था। उनके दो भाई गणेश सावरकर और नारायण सावरकर दोनों ही पक्के देशभक्त थे। बचपन से ही सावरकर बाल गंगाधर तिलक, छत्रपति शिवाजी और अपने भाइयों से काफी प्रभावित थे। इसीलिए जब साल 1903 में बाल गंगाधर तिलक ने देश में भारत की आजादी संबंधित गतिविधियों पर जोर देना शुरू किया, तो सावरकर ने अपने बड़े भाई गणेश के साथ मिलकर मित्र मेला नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी का गठन फर्ग्यूसन कॉलेज में किया था, जो कि आगे जाकर अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसकी शुरुआत होती है साल 1911 में, जब वीर सावरकर अंडमान निकोबार आइसलैंड पर मौजूद सेलुलर जेल में अपनी 50 साल की सजा काट रहे थे। इस दौरान उन्होंने पहली बार 1911 को ब्रिटिश सरकार को क्षमा याचिका दायर की और उनसे वादा किया कि अब वो किसी भी सरकार विरोधी एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी ये याचिका नामंजूर कर दी, जिसके बाद उन्होंने फिर से अपनी दूसरी क्षमा याचिका 14 नवंबर 1913 को दायर की, पर ये याचिका भी ब्रिटिश कोर्ट ने नामंजूर कर दी। इसके बाद फिर साल 1917 में उन्होंने अपनी तीसरी क्षमा याचिका दायर की। इस बार उन्होंने अपने साथ सारे कैदियों का नाम भी सम्मिलित किया था, लेकिन इस बार भी अंग्रेजी हुकूमत ने उनकी मर्सी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। पर सावरकर ने हार न मानते हुए फिर 1920 में फिर से क्षमा याचिका दायर की, जो कि 1921 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा मान ली गई। पर इसके लिए उन्होंने सावरकर के सामने एक शर्त रखी थी कि उन्हें इस बात से सहमत होना होगा कि उनकी सजा और भारत में अंग्रेजों का शासन बिल्कुल सही है और इसमें कोई भी बुराई नहीं है। जिसके बाद उन्हें इस काले पानी की सजा से निकालकर रत्नागिरी की जेल में डाल दिया गया। अब ये जो शर्तें और मर्सी पिटीशन सावरकर ने ब्रिटिश हुकूमत के सामने दायर किए थे, यही उन्हें भारतीय इतिहास का सबसे कंट्रोवर्शियल फिगर बना देता है। लोग इसी मर्सी पिटीशन और एग्रीमेंट को लेकर सावरकर को एक देशद्रोही या गद्दार मानते हैं। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए हमें उस वक्त से 15 साल पीछे जाना होगा, जब सावरकर ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोला था। साल 1905 में जब भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज होने लगे, तो इसमें सावरकर ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया। इसके साथ ही सावरकर ने खुद अभिनव भारत सोसाइटी के युवाओं के साथ मिलकर फर्ग्यूसन कॉलेज के अंदर ही अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाने का प्लान बनाया, जिसमें खुद उनके गुरु बाल गंगाधर तिलक भी शामिल हुए थे। हालांकि इस गतिविधि के बाद उन्हें साल 1906 में फर्ग्यूसन कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया गया, जिसके बाद श्यामजी कृष्ण वर्मा की मदद से उनका एडमिशन ग्रेज लॉ यूनिवर्सिटी लंदन में हो गया था और यहीं से उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हुई।
दरअसल लंदन जाने के बाद भी सावरकर का अपने देश के प्रति और राजनीति के लिए प्रेम कम नहीं हुआ था। इसीलिए उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्थापित इंडियन हाउस में शरण ली, जो कि भारत से बाहर भारतीयों द्वारा भारत की आजादी के लिए बनाई गई एक सोसाइटी थी। सावरकर यहाँ आकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अभिन्न हिस्सा बन गए। उन्होंने यहाँ खुद फ्री इंडियन सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी की स्थापना की और यहीं से भारत की आजादी की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान सावरकर की मुलाकात एक फ्रीडम फाइटर मदन लाल धिंगरा से हुई, जो कि पहले से ही सावरकर के भाषण के दीवाने थे और शायद इसीलिए जल्द ही इन दोनों में दोस्ती भी हो गई थी, जिसके बाद इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत को एक जोर का झटका देने का प्लान बनाया। दरअसल 1 जुलाई 1909 को मदन लाल धिंगरा इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन पहुंचे और उन्होंने कर्जन विली की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि ये गोली लंदन में चली थी, लेकिन इसकी गूंज यहाँ से 7,500 किलोमीटर दूर भारत तक सुनाई दी थी। इस हत्या की साजिश का आरोप धिंगरा के साथ साथ सावरकर पर भी आया और इंग्लैंड की पुलिस उनकी तलाश में लग गई, जिसके बाद सावरकर ने अंडरग्राउंड होना ही सही समझा। उधर भारत में सावरकर के बड़े भाई गणेश ने भी अंग्रेजी हुकूमत की नाक में दम कर रखा था और इसीलिए 8 जून 1909 को उन पर देशद्रोह का आरोप लगाकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट AMT जैक्सन ने उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया और कोर्ट ने उन्हें आजीवन काले पानी की सजा सुना दी। इसके जवाब में अनंत कान्हेरे ने 21 दिसंबर 1909 को AMT जैक्सन की ही गोली मारकर हत्या कर दी थी और इसमें भी सावरकर पर अनंत की मदद करने का इल्जाम आया। अब पानी सर के ऊपर जा चुका था और ब्रिटिश हुकूमत ये समझ गई थी कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द सावरकर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो वो इनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने आएंगे और इसीलिए उन्होंने सावरकर के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी किया। पर इसकी खबर किसी तरह सावरकर को लग गई थी और वो तुरंत इंग्लैंड को छोड़कर पेरिस में मैडम भीखाजी कामा की शरण में जा पहुंचे। पर इसके कुछ ही दिनों बाद जैसे ही वो इंग्लैंड वापस गए तो वहां ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। इसके बाद उन्हें मोरिया नाम के शिप से भारत लाया जा रहा था, तो इसी बीच सावरकर अंग्रेजों के चंगुल से निकलने में कामयाब हुए। सावरकर को पता था कि ब्रिटिश ऑफिसर्स उन्हें किसी दूसरे देश की धरती पर अरेस्ट नहीं कर सकते थे और इसीलिए वो फ्रांस पहुंचकर वहां की सरकार से पॉलिटिकल असाइलम की डिमांड करने लगे, जिसके बाद फाइनली ये मामला परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पहुंचा, जहां जज ने ब्रिटिश सरकार के हक में फैसला सुनाया और इस प्रकार सावरकर को अरेस्ट करके भारत लाया गया। भारत आने के बाद 4 जुलाई 1911 को ब्रिटिश इंडियन कोर्ट ने सेक्शन 121A IPC के तहत उन्हें 50 साल काले पानी की सजा सुना दी। अंडमान की सेल्युलर जेल को ही काला पानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद सावरकर अब पूरी तरह से जंजीरों में जकड़ चुके थे और यहाँ मौजूद हर फ्रीडम फाइटर को इतनी यातनाएं दी जाती थी कि वो जीते जी मरने की कामना करने लगते थे। सावरकर के साथ भी कुछ ऐसा ही होना शुरू हो गया था। उन्हें पूरे दिन कोल्हू के काम करने के लिए छोड़ दिया जाता था, जहाँ वो कड़ी धूप में इसे पूरे दिन गोल गोल घुमाया करते थे और अगर कहीं वो थक कर थोड़ा विश्राम करने लगते थे तो वहाँ मौजूद जमादार या पठान उन पर लात घूसों की बौछार कर देते थे। इतनी यातनाओं के बाद भी उन्हें ठीक से खाना तक नहीं दिया जाता था और कभी कभी उन्हें 7 दिनों तक भी भूखा रहना पड़ता था। पर इतनी सारी यातनाएं झेलने के बाद भी सावरकर के अंदर अपने देश के प्रति प्यार कम नहीं हुआ था। उन्होंने जेल की दीवारों पर कविताएं लिखनी शुरू कर दी और इसके साथ साथ वो जेल में मौजूद कैदियों को हिंदुत्व की शिक्षा भी देते थे और खुद के मन को शांत रखने के लिए योग भी किया करते थे। उन्हें इस बात का भी अंदाजा था कि अगर वो 50 साल इस जेल में रह गए तो उनके जीवन के होने का कोई मकसद नहीं रह जाएगा। इससे अच्छा वो किसी भी तरीके से यहाँ से बाहर निकल जाए और अपने देश की आजादी में अपना योगदान दे। और इसीलिए उन्होंने बार बार अंग्रेजों को क्षमा याचिका लिखनी शुरू कर दी, कई बार खुद के लिए और कई बार सारे कैदियों के लिए। उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं था क्योंकि इस चीज का हक उन्हें खुद कानून देता था, पर उनका यही पहलू कुछ लोग बिल्कुल उल्टा समझते हैं और उन्हें एक कमजोर इंसान मानते हैं। सावरकर का हिंदुत्व आज के हिंदुत्व से काफी अलग था। रत्नागिरी कारावास में उनके द्वारा लिखी गई किताब हिंदुत्व में उन्होंने लिखा था कि हिंदुत्व से उनका मतलब है हिंदू जीवन पद्धति और हिंदू सभ्यता में गर्व करने वाले लोग। हिंदुत्व में हिंदू वो है जिसकी पितृभूमि और पुण्य भूमि दोनों हिंदुस्तान में है। वो ये भी कहते थे कि सिख और बौद्ध भी हिंदुत्व का ही अंश है क्योंकि उनकी पुण्य भूमि और पितृभूमि दोनों हिंदुस्तान में है। हालांकि हिंदुत्व में विश्वास रखने के बावजूद भी वो हिंदू धर्म में मौजूद अंधविश्वास और छुआछूत के कट्टर विरोधी थे। उनके अनुसार यही अंधविश्वास हिंदू समाज के विकास में बाधा बन रही थी। 1931 में उनके द्वारा पब्लिश आर्टिकल 7 शेकल्स ऑफ द हिंदू सोसाइटी में उन्होंने हिंदू धर्म में मौजूद सबसे खराब प्रैक्टिसेस में कास्ट सिस्टम को सबसे ऊपर रखा था। सावरकर हिंदुत्व एकता में विश्वास रखते थे और उन्होंने एक ऐसा मंदिर भी बनवाया था जहां हर जाति के लोगों को आने की इजाजत थी। 1964 में अपनी इच्छा मृत्यु चुनने से पहले उन्होंने 1962 में आत्महत्या या आत्मसमर्पण नाम का एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने इच्छा मृत्यु का मतलब स्पष्ट किया था। उनका कहना था कि आत्महत्या या आत्मत्याग के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर होता है।
एक इंसान आत्महत्या से अपना जीवन समाप्त करता है, लेकिन जब किसी के जीवन का मिशन पूरा हो चुका होता है और शरीर इतना कमजोर हो चुका होता है कि जीना असंभव हो, तो जीवन का अंत करना आत्मत्याग या आत्म बलिदान होता है। सावरकर ने भी 1966 में खाना पीना और दवा का त्याग करके आत्म बलिदान चुना और उनके अनुसार अब उनके जीवन का मकसद पूरा हो चुका था और इसीलिए अब उनके जीवन का कोई मतलब नहीं था। इसी सोच के साथ 26 फरवरी 1966 को उनकी आत्मा ने उनके शरीर का त्याग कर दिया और वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। तो अब सवाल आता है कि आज बीजेपी को छोड़कर बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता वीर सावरकर से इतनी नफरत क्यों करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी। वीर सावरकर एक कट्टर हिंदुत्व समर्थक थे और भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, तब भी सावरकर पर इस साजिश में शामिल होने के लिए मुकदमा चलाया गया था, लेकिन उनका आरोप सिद्ध नहीं हो पाया और वो कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए। पर इस बात को आज भी भारत के कई सारे नेता सावरकर को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि वो कैसे ऐसे आदमी को देशभक्त मान सकते हैं जिस पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप हो, जबकि भारत की न्याय व्यवस्था ये बात खुद कहती है कि किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाना चाहिए जब तक उस पर लगे आरोप सिद्ध नहीं हो जाते। 1970 में इंदिरा गांधी तक ने वीर सावरकर को महान मानते हुए उनकी तस्वीर वाली स्टाम्प इशू कराई थी और तो अपने पर्सनल अकाउंट से उन्होंने 11,000 रुपए भी सावरकर ट्रस्ट में डोनेट किए थे। पर आज के नेता जिन्हें खुद आजादी का महत्व पता नहीं होता, वो उन्हें अपने पर्सनल पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सावरकर को लेकर अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।